मध्यकालीन भारत पढ़ना स्टार्ट करा था, जिसमें हम सैयद वंश तक खत्म कर चुके हैं कि सैयद वंश कैसे खत्म हुआ। तो इसके बाद हमने आज लोधी वंश पढ़ना है, और लोधी वंश को भी हम एक सिंगल वीडियो में खत्म कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं। तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो जो वहां का राजा होता है मोहम्मद शाह, वो दे के चला जाता है अपने सालों को वहां पे कि तुम दोनों रूल कर लो। सालों के दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो एक दूसरे को मारता है और वहां की प्रजा दूसरे को मार देती है। तो इस तरीके से वो दोनों राजा खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी जो है वो खाली हो जाती है। तो वहां पे दिल्ली की जनता क्या करती है कि भाई आ जाओ, तुम यहाँ पे आके राजा बन जाओ, बहलोल लोधी को बोलती है। और बहलोल लोधी ना उस टाइम पे लाहौर पंजाब के साइड का सूबेदार होता है, तो इसको बुलाती है कि आ जाओ तुम राजा बन जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो बहलोल लोधी बोलता है कि वैसे वहां का राजा तो असली राजा तो वो मोहम्मद शाह का जो बेटा है अलाउद्दीन, वो है ना मोहम्मद शाह का बेटा, तो वो बदायूं का सूबेदार होता है उस टाइम पे। तो बहलोल लोधी क्या करता है, मोहम्मद शाह का जो बेटा है अलाउद्दीन हुसैन शाह, उसको बोलता है कि भाई अगर तू बनना चाहता है ना राजा, तो तू यहाँ पे आके राजा बन जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आराम से राजा बन, तू आराम से रूल कर ले, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो जो बदायूं का सूबेदार होता है, जो रियल का वहां का पहले राजा होता है, तो वो बोलता है बहलोल लोधी से कि देख भाई, मेरे पिताजी ने ना तेरे को अपना बेटा माना था, तो तू मेरे तो भाई की तरह ही है, तू मेरा भाई तो है, तो तू राजा बन या मैं राजा बनूं, बात एक ही है। और फिर ये जो मेरे पास बदायूं है ना, मैं यहाँ से सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तू राजा बन जा। तो इस तरीके से बहलोल लोधी जो है अपना राज्याभिषेक कराता है 1451 में, ठीक है। 15 अप्रैल 1451 में बहलोल लोधी अपना जो है राज्याभिषेक कराता है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। और ये मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह कौन था, ये सैयद वंश का राजा था मोहम्मद शाह। इसने ना, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को खाने खाना की उपाधि दी थी। कब दी थी, ये 1440 में ही दे दी थी। 1440 में ना ये लड़ाई लड़ने जा रहा था, तो इसका ना बहलोल लोधी ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, बहुत ज्यादा। तो मोहम्मद शाह इतना खुश हुआ, ओहो ये तो कितना बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। तो इसने ना इसको खाने खाना की उपाधि दी थी और अपना बेटा भी माना था कि तू मेरे जैसा है, मतलब तू मेरे बेटे जैसा ही है, तू मेरा बेटा है, ठीक है। 1451 को इसने अपना राज्याभिषेक कराया और गद्दी पर बैठा। 1479 में जौनपुर को अपना हिस्सा बनाया। अभी ये जो जौनपुर है ना, ये यूपी में पड़ता है अभी। इसने ना इसको 1479 में अपने वंश का, जो दिल्ली सल्तनत का जिस टाइम पे जितना भी बड़ा उस टाइम पे रहा हो, उसने जौनपुर को अपने में मिला लिया था। हाँ, बहलोल लोधी और ये लोधी वंश के बारे में ना एक है कि ये ना फर्स्ट अफगान वंश है, फर्स्ट अफगान वंश है। अब जो सारे लोग थे वो मुस्लिम तो थे, मतलब तुर्की और अरबी वाले रूल कर रहे थे ना, ये फर्स्ट अफगान वंश है, ये अफगानिस्तान की साइड से थे, तो ये फर्स्ट अफगान वंश है। और अफगान वंश होने की वजह से ना इसने अपनी जो पोस्ट थी, जो अपनी सेना थी, उसमें अफगानियों को बहुत बड़े बड़े पोस्ट दिए थे, मतलब जो वजीर की पोस्ट होंगी या जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट उस टाइम पे रही होंगी उसकी, इसने उनको बड़े बड़े पोस्ट दिए थे। और उनको ना, ये जो इसके अफगानी लोग होते थे ना, इसको मकसद अली कह के बुलाता था। मतलब जो अफगानी इस टाइम पे सेना में थे ना, सारे सेना वाले सिपाहियों को मकसद अली कह के बुलाता था, मकसद अली। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और है जो बहलोल लोधी के बारे में हमको याद रखनी है। ये जो बहलोल लोधी है ना, इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाला राजा माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा है। देखो, इससे पहले 37 ईयर्स का तो सिर्फ सैयद वंशी था, ठीक है, उसमें पूरा सैयद वंश ही खत्म हो गया था 37 ईयर्स में। और 37 ईयर्स तक एक राजा ने और रूल करा था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने रूल करा था, बट ये उससे एक साल 38 ईयर्स तक रूल करा था। तो इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक समय तक रूल करने वाला राजा माना जाता है। और इसने ना बहुत लड़ाइयां लड़ी, मतलब जितने भी टाइम पे रहा इसने लड़ने की कोशिश करी, किसी को जीता, किसी को नहीं जीत पाया, मतलब इतना कुछ है नहीं, मतलब किसी को जीता, इतनी इसने देखो कोशिश तो बहुत करी लड़ाई लड़ने की और जीतने की भी, लेकिन ना इतना ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया हमें, क्यों लड़ाइयों में हमें कुछ पढ़ना पड़े या करना पड़े, इतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर इसकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी, फिर से लड़ाई लड़ने जा रहा था, ठीक है। मेन चीज क्या हुआ था बहलोल लोधी के साथ, ये जहां भी लड़ाई लड़ने जाता था ना, तो जीत कम पाता था। ऐसा नहीं है जीता नहीं इसने, देखो जौनपुर जीता तो मैंने जौनपुर को लिखा, लेकिन काफी कुछ चीजें इसने ना जीती नहीं। ये ग्वालियर का वो था एक राजा विक्रमजीत सिंह, उससे लड़ने गया था तो जीत नहीं पाया था। आपस में इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, संधि वगैरह कर लेते थे, ज्यादा इसने जीते नहीं। और लेकिन फिर भी अपने एंड टाइम तक ये लड़ाई करता रहा था, इसलिए ये इसको सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा भी बोला जाता है, ठीक है।
ऐसी एक दिन की बात है, ये लड़ाई लड़ने जा रहा था। आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में गर्मी पड़ती है, कितनी भयानक गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो इसी तरीके से ना बहलोल लोधी की भी हालत खराब हो गई थी, इसको ना लू लग गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक दिन में लू लगी और ये मर गया, नहीं, लू गर्मी जब इसको लू लगी ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन धीरे 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 करके इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होनी स्टार्ट हुई और एक दिन इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई कि ये इसकी डेथ ही हो गई, ये मर ही जाता है, ये मर जाता है और लू लगने से इसकी मौत हो जाती है। तो 12 जून 1489 को इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है राजा करता है, 12 जून को इसकी डेथ होती है और 13 जून को इसका बेटा सिकंदर लोधी अपना राज्याभिषेक करा लेता है। ठीक है, अपना राज्याभिषेक करा के दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी बैठ जाता है। अब देखो, ये जो सिकंदर लोधी है ना, इसके बारे में पढ़ना ना इम्पोर्टेंट है। ये लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा है, सबसे ज्यादा इसी के बारे में से यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या होता है कि ना हर वंश की ना स्थापना किसी और शासक ने करी होती है, लेकिन उसका जो मेन राजा होता है ना वो कोई और होता है। जैसे गुलाम वंश को ले ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना करी थी, लेकिन मेन संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। ऐसे खिलजी वंश, उसमें कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना करी थी, लेकिन मेन राजा था अलाउद्दीन खिलजी। इसी तरीके से सैयद वंश, ठीक है, खिजर खान ने करी थी, लेकिन मोहम्मद शाह को माना जाता था। तो सेम इसके साथ भी था, यहाँ पर भी था कि स्थापना तो बहलोल लोधी ने करी थी, लेकिन जो मेन काम करा था या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं या जिसके जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कौन था? वो सिकंदर लोधी था, इसी का बेटा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी का पहला नाम था निजाम खां। ठीक है, इसका नाम था पहले निजाम खां, बट ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने सिकंदर लोधी की उपाधि धारण करी कि मैं निजाम खां नहीं हूँ, मैं सिकंदर लोधी हूँ, और सिकंदर लोधी के नाम से ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोधी के नाम से बैठा। अब जब ये बैठ गया तो अब इसने काम करने शुरू करे। भाई मैं राजा हूँ, मैं राजा बन गया तो मेरे को काम करने पड़ेंगे ना अच्छे अच्छे लोगों को, ताकि लोग मेरे से इंप्रेस हो, मेरा ज्यादा टाइम तक रूल चले। तो इसने काम करने स्टार्ट करे, इसने भी लड़ाई करनी स्टार्ट करी। ठीक है, तो एक बंगाल का शासक था अलाउद्दीन, उस टाइम पे बंगाल पे रूल कर रहा था अलाउद्दीन, उससे लड़ाई करी। कौन हारा कौन जीता पता नहीं, बट वही आपस में इन्होंने संधि कर ली थी। ठीक है, इन्होंने आपस में संधि कर ली अलाउद्दीन के साथ। ऐसे ही गया था एक कहाँ पे, हाँ, एक इधर बंगाल की साइड बिहार में, बिहार का उस टाइम पे एक सूबेदार था, उससे लड़ाई लड़ने गया था, पर ये जीत नहीं पाया था, उससे ये हार गया था, ये जीत नहीं पाया था। हाँ, और ऐसे इसने 2-3 लड़ाइयां और लड़ी हैं, जिसमें से एक ये मेन था, तो मैंने बता दिया क्योंकि इसमें संधि हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसने ना गज ए सिकंदरी की स्थापना करी थी। गज ए सिकंदरी, अब ये गज ए सिकंदरी क्या है? गज ए सिकंदरी एक पैमाना है जिससे हम जमीन नापते हैं, और गज ए सिकंदरी की जो स्थापना हुई है, समझ लो वो 1400 के बाद कुछ हुई है, 1400 1450 के बाद हुई है। लेकिन इस पैमाने का यूज मुगल काल तक, अंग्रेजों के आने के बाद भी होता हुआ आता है। इवन हम आज के टाइम पे भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे प्लॉट वगैरह लेना होता है या कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह पता करनी होती है, तो हम यही तो कहते हैं कितने गज जमीन है, कितने गज की है, कितने गज का प्लॉट है। तो वो जो गज कहाँ से आया, सो कॉल्ड गज, वो यहाँ से आया था, गज सिकंदरी। इसने एक मानक पैमाना है नापने का, जमीन नापने का, उस टाइम पे मानक नहीं था, उसकी स्थापना करी थी किसकी? गज ए सिकंदरी जिसका नाम था। ठीक है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। और ये जो सिकंदर लोधी था ना, ये सिर्फ अपने धर्म को मानता था, मतलब और जो दूसरे धर्म को नाम मानते थे ना, ये उनको पसंद नहीं करता था, उनको मरवा देता था या जबरदस्ती फोर्स करता था कि तुम ये धर्म अपनाओ, ये धर्म अपनाओ, मतलब दूसरे धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर था ये। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या है कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी, मतलब ज्वालामुखी मंदिर था बहुत बड़ा वहां पे, इसने क्या करा, उन माता की मंदिर की मूर्ति थी उसको तुड़वा दिया और कसाईयों को दे दिया कि इससे मांस तोलो, मतलब मांस तोलने के लिए इसने माता की मंदिर की मूर्ति तोड़ के दे दी थी कसाईयों को, छोटे छोटे टुकड़े करके, कि तुम इससे मांस तोलो या जो तुम्हें मांस मीट वगैरह जो भी बेचना है वो करो। और इसी की तरीके से ये जहां भी जाता था, किसी भी राज्य में या कहीं भी जाता था, तो वहां पे जितने भी मंदिर होते थे उन्हें तोड़ देता था, जो किताबें होता था उन्हें फाड़ देता था, ऐसे करके चीजें करता था। फिर एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, इसने ना आगरा जो है हमारा, जहाँ पे ताजमहल है, आगरा की स्थापना करी थी। तो आगरा शहर की स्थापना करने का श्रेय भी हम सिकंदर लोधी को देते हैं। तो सिकंदर लोधी को क्यों दिया जाता है? देखो, इसने ना मेन आगरा की स्थापना नहीं करी, आगरा के पास एक सिकंदरा नाम की जगह है, वो आज भी है, उसकी स्थापना करी थी इसने। बट अब किताबों में जब भी क्वेश्चन आता है ना, आगरा की स्थापना किसने करी, क्या है, तो उसका आंसर यही होता है कि सिकंदर लोधी। तो हम भी यही लगा के आएंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर लोधी ने। ठीक है,
और 1502 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी और 1504 में इसने आगरा को राजधानी बना लिया। तो दिल्ली से आगरा राजधानी ले जाने वाला कौन सा शासक था? ये सिकंदर लोदी था। ठीक है, और इसने ना क्या करा, मरने से पहले ही ना अपना मकबरा बनवा के रख लिया था। आगरा में ही इसने अपना मकबरा बनवा दिया था कि भाई अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे को यहीं पे दफना देना, वहीं पे इसने अपना बनवा लिया था। और एक ना ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। मतलब देखो, पहले इसका नाम था निजाम खां, गद्दी पर बैठा तो सिकंदर लोदी, लेकिन जब ये कविताएं वगैरह लिखता था ना तो वो गुलरुखी के नाम से लिखता था। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है कि इसके तीनों नाम है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो ये था सिकंदर लोदी। ठीक है, अब इसकी डेथ कैसे हुई? ऐसे ही लड़ाई करे जा रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, इतनी बकवास करता होगा जो भी है ना, इसके गले में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, गले में ना कुछ बीमारी लग गई और इतनी ज्यादा वो बीमारी बढ़ गई कि गले की वजह से ही इसकी डेथ हो जाती है। मतलब गले में कुछ हो जाता है इसका और ये गले की बीमारी की वजह से ही मर जाता है। ठीक है, तो जब ये मर जाता है इसके बाद इसका बेटा राजा बनता है इब्राहिम लोदी राजा बनता है। इस जो वंश के हैं सिर्फ 3 ही राजा हुए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ये तीसरा राजा है, तीसरा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है, इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। इसके बाद स्थापना होगी मुगल वंश की। ठीक है, मुगल वंश को हम पढ़ेंगे। तो इब्राहिम लोदी इसके बाद राजा बनता है, अपना राज्याभिषेक करा लेता है। तो ये जो सिकंदर लोदी होता है ना, इसके 2 बेटे होते हैं, जलाल खां और इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी ना अपने दोनों बच्चों में प्रॉपर्टी बांट देता है। ये जो जलाल खां होता है ना, इसको जौनपुर का राजा बनाया जाता है। ये इसको जौनपुर की सत्ता दे देता है कि भाई देख, मेरे मरने के बाद तेरे को जौनपुर संभालना है, जौनपुर तेरे अंदर रहेगा। और ये जो इब्राहिम लोदी है, इसको पूरी दिल्ली सल्तनत की गद्दी या दिल्ली का जितना भी एरिया होता है इसको वो दे देता है कि भाई ये तुम लोगों ने संभालना है। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है। अच्छा भाई, ऐसे कैसे, ये कोई बात थोड़ी है, मैं तो चलो दिल्ली का राजा बन गया, दिल्ली का राजा होने के बाद भी 2 राजा होंगे, मतलब भाई उसका राज्याभिषेक वहां पे हो रहा है, मेरा राज्याभिषेक यहाँ पे हो रहा है, ये कोई बात थोड़ी है, उसके 2 राजा कैसे हो सकते हैं? तो ये क्या करता है, अपने ही भाई के खिलाफ ना आक्रमण बोल देता है कि आक्रमण करवा देता है अपने भाई के खिलाफ कि तुझे अगर अपनी ये प्रॉपर्टी चाहिए तो तू मुझसे लड़। अब इनकी लड़ाई चली रही होती है। अब ये क्या करता है, धोखे से अपने भाई को मरवा देता है, उसके खाने में जहर मिला देता है, अपने भाई के खाने में जहर मिला देता है और उसको मरवा देता है। तो इस तरीके से अभी जो जौनपुर होता है वो भी इब्राहिम लोदी के पास आ जाता है। ठीक है, हाँ, ये इब्राहिम लोदी ना एक ऐसा राजा था पहला जिसने ग्वालियर को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया था, मतलब अपने उसमें, क्योंकि इससे पहले इसके दादा और पापा सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी दोनों ही कोशिश कर चुके थे कि ग्वालियर उनके अंडर आ जाए, बट उनके बस की हुई नहीं थी, हो नहीं पाया था उनसे। बट इसलिए इब्राहिम लोदी ने एक काम करा था, ग्वालियर को मिला लिया था। इससे पहले कोई भी पूरे तरीके से ग्वालियर को जीत नहीं पाया था। फिर इसने खतौली एक जगह है, वहां पे इसने राणा सांगा से लड़ाई करी थी। तो राणा सांगा से वहां पे इसकी लड़ाई हुई थी और राणा सांगा का असली नाम था संग्राम सिंह। ठीक है, वहां पे इसकी खतौली के पास लड़ाई हुई थी। तो कुछ किताबों में लिखा है कि राणा सांगा जीत गए थे और कुछ किताबों में लिखा है कि कुछ रिजल्ट नहीं आया था, इन्होंने आपस में संधि कर ली थी। अब पता नहीं कौन सच है कौन नहीं। और कहा जाता है कि इसी में जब राणा सांगा हार गए थे ना, मतलब जब संधि हुई थी या वो जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बाबर को बुलाया था। बाबर उस टाइम पे काबुल का राजा था, उन्होंने बाबर को बुलाया था कि आजा भाई लड़ा के, बट बाबर ने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये जो था ना इब्राहिम लोदी, ये बहादुर खान उस टाइम पे बिहार का सूबेदार था। ठीक है, ये बिहार का सूबेदार था। इसने क्या करा, इब्राहिम लोदी के अंदर रहते हुए कि मैं अलग राजा हूँ यहाँ का, अब मैं बिहार का राजा हूँ, इसने अपने आप को अलग कर लिया दिल्ली सल्तनत से। अब इब्राहिम लोदी को चढ़ गई बहुत ज्यादा खुंदक, अच्छा भाई ऐसे कैसे, मेरे होते हुए तू अलग राजा बनेगा, अच्छा जी। फिर इसने क्या करा, दौलत खां लोदी, ये था उस टाइम पे पंजाब का सूबेदार, इसको भेजा कि लेटर लिख के भेजा कि भाई तू आ, लड़ाई लड़नी है, ये बहादुर खां है जो बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, ये इनने अपने आप को अलग कर लिया, ऐसे कैसे अलग कर लिया, इसके खिलाफ लड़ाई करनी है, सेना भेज तू अपनी, तू भी आ, सेना ने इस लड़ाई करेंगे। लेकिन दौलत खां लोदी ने क्या करा, अपने दोलावर बेटे को मतलब भेज दिया लड़ाई लड़ने के लिए कि तू जा, अपने बेटे को भेज दिया, खुद नहीं आया। तो अब क्या हुआ, इब्राहिम लोदी को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गई, अरे भाई मैंने बुलाया तो तेरे के, तू उसको भेज रहा है, ये कोई बात है क्या। तो अब वो लड़ना तो उसको बहादुर खां से था, लेकिन नहीं अब लड़ाई किससे करेगा, वो दौलत खां लोदी से। क्यों, क्योंकि उसको गुस्सा चढ़ गई, मेरे कहने पे तूने सेना नहीं भेजी, ऐसी तैसी तेरी, ऐसे ऐसे करके इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। इसने कहा मैं तेरे से लड़ाई लड़ूंगा। अब दौलत खां लोदी भाई हैरान परेशान की, ये पागल आदमी है भाई, क्या कर रहा है ये।
अब इसने क्या करा, बाबर को बुलाया। बाबर जो है उस टाइम पे काबुल की तरफ का राज्य उसने जीत लिया था। उसने बाबर को बुलाया कि आ तू लड़ा के। तो ठीक है, बाबर ने इसकी बात मान ली। तो 14-15 अप्रैल को बाबर यहाँ पे आ गया अपनी सेना वेना लेके लड़ाई करने। तो अब ये लोग लड़ाई लड़ेंगे इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अब देखो कौन कौन, एक तो दौलत खां लोदी प्लस इसका बेटा भी ऑब्वियसली इसी के साथ देगा, सेकंड बाबर, और तीसरा इब्राहिम लोदी का चाचा। ठीक है, इब्राहिम लोदी का चाचा। देखो चाचा तो चाचा भतीजा, उसको भतीजे का साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो चाचा क्या करता है, इसे दौलत खां लोदी और बाबर का ही साथ देता है। तो मतलब 3 लोगों के खिलाफ अब लड़ना है किसको, इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ 3 लोग लड़ते हैं। और इस तरीके से जो है 21 अप्रैल 1526 को पानी का प्रथम युद्ध होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तो खैर जो क्वेश्चन है वो आउटडेटेड हो चुका है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें जो है बाबर जीता था। हम सबको ही पता है बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी को हारा था। और बाबर के जीतने का मेन रीजन ये भी था कि बाबर ने ना इस वाले में तोपों का यूज करा था, तोपों का। देखो इससे पहले यहाँ पे लड़ाई कैसे होती थी, घोड़े से लड़के, हाथी होते थे, तलवार चला के, तलवार चाकू लेके मारते थे एक दूसरे को बहुत ज्यादा। अब इसने वहां पे तोपों का प्रयोग करा था। देखो सारे लोग जा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, एकदम से तोप आके गिर रही है और एक बार में कितने सारे लोग मर रहे हैं। वहां पे उसकी प्रजा को समझ में नहीं आ रहा भाई ये हो क्या रहा है, जितने में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। उनको इसी के चक्कर में जो था वो इब्राहिम लोदी बहुत बुरी तरीके से हारा था और इब्राहिम लोदी की इसी रण के क्षेत्र में ही मरते हुए डेथ हुई थी। ठीक है, तो अब इब्राहिम लोदी के बारे में एक क्वेश्चन एक और ध्यान रखना है हमें कि जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था। सेकंड चीज, ये युद्ध की भूमि में लड़ने वाला भी दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था। ठीक है, जो लड़ते हुए लड़ाई करते हुए मरा है ना, वो कौन था, वो इब्राहिम लोदी ही था। इससे पहले कोई गले की बीमारी से मर रहा है, कोई लू से मर रहा है, कोई महल गिरने से मर रहा है, कोई घोड़े से गिर के मर रहा है, कोई बच्चे की याद में मर रहा है, या किसी को टीवी है वो उससे मर रहा है। तो जो सारे राजा थे किसी ना किसी बीमारी से ऐसे ऐसे लड़ते हुए मरे थे, लेकिन ये इब्राहिम लोदी पहला राजा था जो भाई लड़ते हुए भूमि में मरा था। और इस तरीके से जो है लोदी वंश का अंत हो जाता है और एक बाबर राजा बनता है और बाबर नई स्थापना करता है मुगल वंश की। तो मुगल वंश को हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले